Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Today we will discuss about the central idea behind One Nation One Election Policy. एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे की केंद्रीय विचारधारा क्या है? भारत की सरकार ने वर्ष 2023 के सितंबर महीने में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक हाई लेवल कमेटी की स्थापना करी। इस कमेटी का उद्देश्य होगा किस तरह से चुनाव को इम्प्लीमेंट किया जाए, एक साथ किस तरह से इनकी चुनौतियों को दूर किया जाए, किस तरह से क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, इसे दूर करने के लिए ही फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी की स्थापना की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी एक्चुअल में एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसे परिदृश्य पर बात करती है जहां सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ संपन्न हो जाएंगे हर एक बार में, हर एक 5 साल में। यानी लोकसभा का चुनाव प्लस विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में एक ही बार कंडक्ट कर लिया जाएगा सभी राज्यों में। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लाने का एक कारण ये है कि इससे चुनाव प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी, चुनाव की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो कम हो जाएगी और समय समय पर इससे समय और संसाधनों की बचत भी होगी। क्या ये विचारधारा पहली बार मोदी सरकार ने लाया है? नहीं, ये विचारधारा सबसे पहले 1983 में चुनाव आयोग ने ही लाया है। हालांकि 1967 तक भारत में चुनाव एक साथ ही होते थे, लोकसभा और विधानसभा के। फिर ये विचारधारा 1983 में क्यों आई? क्योंकि 1967 के बाद से चुनाव विधानसभा के भी भंग हुए हैं और लोकसभा के भी, और दोनों अलग अलग कंडक्ट होने लगे। हुआ क्या था? भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए थे, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कंडक्ट हुए थे। उसके बाद 1957 में चुनाव हुए, तब भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। 1962 में भी हुए और 1967 में भी हुए। 1967 में ऐसा क्या हुआ जिससे कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कंडक्ट नहीं हो पाया? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि प्रधानमंत्री बने 15 जनवरी 1947 को। ये प्रधानमंत्री रहे 27 मई 1964 को, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। इसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि इंटरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी भारत के प्रधानमंत्री केवल 13 दिनों के लिए रहे। 13 दिनों के प्रधानमंत्री कार्यकाल में इनका कार्यकाल था 27 मई से जून 9 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसके तुरंत बाद देश के सेकंड प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कर दी गई थी ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उस समय ताशकंद जो था, आज उज्बेकिस्तान एक देश है, मगर तभी उज्बेकिस्तान रशिया का हिस्सा था। रशिया का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ है, तब तक उज्बेकिस्तान रशिया का पार्ट था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रशिया में हुई थी। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के तुरंत बाद अगेन कांग्रेस ने गुलजारी लाल नंदा जी को इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया 13 दिनों के लिए। इनके बाद फिर से कांग्रेस में गतिरोध शुरू हुए और इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री 4 बार रही हैं। इंदिरा गांधी को जनवरी 1966 में भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, यानी कि 24 जनवरी को। उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री 1977 तक रहीं और चौथी बार 1980 से 1984 तक रहीं, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री चुना जाना एक छोटी बात नहीं थी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इससे कांग्रेस में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे। के कामराज ने ही इंदिरा गांधी का नाम सुझाया था। कांग्रेस में एक सिंडिकेट थी। सिंडिकेट में भी कुछ लोग इंदिरा गांधी, सिंडिकेट ही प्रभावशाली थी। के कामराज समझे थे इंदिरा गांधी उनके इशारों पे काम करेंगी, मगर इंदिरा गांधी ने ये बता दिया कि वो गूंगी गुड़िया नहीं है। गूंगी गुड़िया मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को कहते थे। अब जब इंदिरा गांधी 66 में प्रधानमंत्री बनी,
तब और उनके काम अच्छे थे तो कांग्रेस समाजवादी और रूढ़िवादी दो विचारधाराओं में बट गई। समाजवादी इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे और रूढ़िवादी मोरारजी देसाई, जो कि उस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब एक गतिरोध इतना बढ़ा कि 12 नवंबर 1967 को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। और कांग्रेस से अपदस्थ होने के कारण जो व्यक्ति पार्टी से निष्कासित हो चुका हो, उस पार्टी की ओर से पीएम कैसे रह सकता है? इसके जवाब में इंदिरा गांधी कोई गूंगी गुड़िया नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस का विभाजन कर दिया, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के रूप में। कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट और कांग्रेस ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की थी और कांग्रेस ओ मोरारजी देसाई के समर्थन में जो लोग थे उनकी थी। और फिर इसलिए जो चुनाव 1971 में होने थे, इंदिरा गांधी ने चुनाव और कांग्रेस ओ जो था उसके थे लीडर बने सुभग सिंह, राम सुभग सिंह अध्यक्ष बने। अब इस तरह से इंदिरा गांधी की पार्टी अल्पमत में आ गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहीं डीएमके के सपोर्ट से, अकाली दल के सपोर्ट से और दो अन्य कम्युनिस्ट दलों के सपोर्ट से। लेकिन इंदिरा गांधी को चुनाव जल्दी ही कराना चाहती थी। वो इंदिरा गांधी सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए पुनः जनादेश ले और पार्टी में नई अध्यक्ष के रूप में उभरे। इसलिए उन्होंने पार्टी और देश में मजबूत स्थिति करने के लिए अपनी लोकसभा चुनाव को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी थी। और इससे विपक्ष भौचक्का रह गया था और इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारे के साथ पुनः देश में प्रधानमंत्री बनी और इन्हें प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। 518 सीटों में से 352 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। और ग्रैंड अलायंस, देखने वाली बात यह है कि कभी जनसंघ, जो कि आज बीजेपी है, जनसंघ और इसके साथ में कांग्रेस का अलायंस भी था। कांग्रेस ओ का अलायंस था जनसंघ के साथ, ये बड़ी हंसी वाली बात है। और स्वतंत्र पार्टी को भी इंदिरा गांधी ने हराया, जबकि स्वतंत्र पार्टी सी राजागोपालाचारी जिसके फाउंडर थे, ऐसे इतने दिग्गज नेताओं को हराकर इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। और इस प्रकार वर्ष 1970 में लोकसभा पहले ही भंग कर दिया गया था और 71 में चुनाव हुए। यानी कि जो चुनाव वर्ष 1972 में होने थे, 70 में भंग कर दिया गया और 71 में चुनाव कंडक्ट कर लिए गए। इस प्रकार देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा का अलग अलग होना शुरू हो गया था। और 1968-69 में कई जगहों पे, जैसे गुजरात हो गए, तमिलनाडु हो गए, वहाँ के भी विधानसभा भंग हुए थे। दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे अभी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कंडक्ट होते हैं? सबसे पहला देश है साउथ अफ्रीका, उसके अलावे है स्वीडन, तीसरा देश है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। अन्य जगह जहाँ चुनाव एक साथ होते हैं दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और ब्रिटेन। एक साथ एक चुनाव होने के विभिन्न लाभ हैं। शासन विकर्षणों को कम करना, यानी कई बार क्या होता है कि पूरा देश का ध्यान चुनाव में चला जाता है, लोग चुनाव में बहुत ध्यान देने लगते हैं, इस कारण से विकास संभावनाओं को बाधा पड़ती है और शासन प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जा सकता। उस दौरान आदर्श आचार संहिता का प्रभाव रहता है, जिससे कि जो भी काम चल रही होती है, जो भी परियोजना चल रहा होता है, उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार होने के डर होते हैं, क्योंकि इस समय क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है और कई बार धन का दबाव जनता और व्यापारिक समुदायों पर होता है। लागत और बुनियादी जो ढांचा है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर लाभ किस तरह से होगा, वर्ष 1951-52 में जब चुनाव हुए थे तो मात्र 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 53 पार्टियां और 1874 उम्मीदवार उस समय चुनाव लड़ रहे थे। जबकि लेटेस्ट चुनाव वर्ष 2019 में हुए हैं, जब 610 पार्टियां चुनाव लड़ी, 9000 उम्मीदवार थे और खर्चा लगभग 60,000 करोड़। कहाँ 11,000 करोड़ और कहाँ 60,000 करोड़। बार बार चुनाव होंगे तो खर्चे और बढ़ेंगे, इसलिए
खर्चों को कम करने के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी अच्छा है। नागरिक को की सुविधा जो है मतदाता सूची में एक बार चढ़ जाती है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब एक साथ होते हैं, और इससे नागरिक सूची से नाम कटने का डर भी नहीं होता। जब चुनाव होते हैं तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बहुत ज़्यादा तैनाती होती है, जिससे कि उनकी जो पहले के कानून व्यवस्था में जो योगदान होता है वो कम हो जाता है, जो कि कानून के परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावे जब इलेक्शन होते हैं अलग अलग लोकसभा और विधानसभा के, तो दल बदल की संभावना बढ़ जाती है, और अगर एक साथ होगा तो दल बदल की संभावना कम हो जाएगी। राज्यों में भी बार बार चुनाव होने से राज्य की सरकार मतदाताओं को प्रलोभन देती है, जिससे कि आर्थिक दबाव पड़ता है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो ऐसे दबाव से राज्य की सरकार भी निकलेगी और उन्हें वित्त के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की कई सारी चुनौतियां हैं। ये जो पॉलिसी है ये केंद्र की सरकार लाई है, जबकि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये भारत परिभाषा में कहा गया है। इसमें राज्यों का संघ होने का मतलब राज्य की स्वायत्ता और उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी ला रहे हैं तो ये राज्यों की सहमति से होनी चाहिए। इसके अलावे इतने बड़े चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, 1 अरब से ज़्यादा, लगभग 1.5 अरब हम जनसंख्या में हैं। 1 अरब जिस देश की जनसंख्या हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। ये एक तरह से एक अल्पकाल में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ में कई ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त हुआ होता है, उनके लिए देखना होगा कि क्या करनी होगी। इसके साथ में कई जगह ऐसी बात होती है कि राज्य में चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में कानून में प्रावधान करनी पड़ेगी कि क्या होनी चाहिए। अगर कोई किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, वहाँ पे पुनः चुनाव 6 महीने के बाद होंगे या नहीं, इस तरह के कानून संविधान में संशोधित करना होगा कि इस परिस्थिति में क्या होगा। इसके साथ ही जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो ऐसा माना गया है, IDFC इंस्टीट्यूट ने 2015 में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें 77% संभावना है कि जीतने वाली पार्टी को ही विधानसभा में वोट दे देती है जनता, और अगर 6 महीने के बाद अगर इलेक्शन होती है तो केवल 61% मतदाता ही एक पार्टी को चुनते हैं। इस तरह से ये रही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के फायदे और नुकसान। इसमें अल्पकाल में वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के लिए भारत की सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है। उस वेबसाइट में केवल हिंदी और इंग्लिश में ही परामर्श मांगा गया है, जबकि भारत की 22 ऑफिशियल भाषा हैं। इन 22 ऑफिशियल भाषाओं को जब संविधान में अधिकार प्राप्त है तो फिर इस ऑफिशियल लैंग्वेज में इस परामर्श प्रक्रिया में क्यों नहीं, यह भी एक चर्चा का विषय है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ था नोटबंदी में, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित नहीं किया गया था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा उन्हें पहले से मालूम था, लेकिन अभी भी कई विरोधी कहते हैं उन्हें नहीं मालूम था। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र की सरकार जब वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी ला रही है और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता यहाँ खंडित हो रही है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता होना चाहिए जनता के बीच और राज्यों के बीच और केंद्र के बीच
आम सहमति बननी चाहिए। संवैधानिक संशोधन करना होगा सबसे पहले। राज्यों में राष्ट्रपति शासन वगैरह लग जाए और त्रिशंकु सरकार बने तो उस स्थिति में संवैधानिक संशोधन करना होगा। इसके अलावा विधानसभा की शर्तों को लोकसभा के साथ संरेखित करना होगा। कई विधानसभा कुछ शर्तें रखेंगी। बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, क्योंकि ईवीएम, वीवीपैट मशीनों और मतदान केंद्रों प्रशिक्षण देना होगा किस तरह से इतने बड़े चुनाव को कंडक्ट किया जाए। इसके अलावा आकस्मिकताओं से निपटने के लिए कानूनी ढांचा होना चाहिए। अगर किसी राज्य में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार हट गई तो उस स्थिति में क्या करना होगा। जनता को जागरूक करना होगा, मतदाता शिक्षा देना होगा, जिससे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कंडक्ट कराए जा सकें। इस तरह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए ये प्रक्रिया हमने डिस्कस करी। Thank you so much for watching. Please do like, subscribe my channel and press bell icon for immediate notification.